राहुल गांधी महीने दो महीने में चीन का मुद्दा जरूर उठाते हैं, कभी चुनावी रैली में, कभी भारत जोड़ो यात्रा में, कभी किसी सम्मेलन में, तो कभी विदेशों में। हर जगह राहुल यही दोहराते हैं कि गलवान की घटना के बाद चीन ने भारत पर कब्जा कर लिया, जबकि सरकार संसद से लेकर सर्वदलीय बैठक तक कई बार यह दोहरा चुकी है कि चीन ने किसी तरह का कब्जा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये बात दोहरा चुके हैं कि गलवान के बाद चीन ने 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में भी यही बात कह चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी चीन पर सरकार की सुनना ही नहीं चाहते। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। एलएसी से सटी भारतीय सीमा पर बराबर कुछ न कुछ हरकतें होती रही हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई लेकिन बहुत बड़ा कब्जा हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हो गया हो, बहुत बड़ा बदलाव कोई हो गया है, इसे मैं खारिज करता हूं। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम भारत की सीमा, उसके सम्मान और उसके स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। सीमाओं की पवित्रता को हम कतई भंग नहीं होने देंगे। कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज 100 की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। राहुल गांधी जब भी चीन के कब्जे की बात करते हैं तो बीजेपी उन्हें चीन पर नेहरू द्वारा की गई ऐतिहासिक भूल के बारे में याद दिलाने से नहीं चूकती है। चीन ने साल 2020 में भारतीय सीमा में कोई कब्जा नहीं किया, ये बात सरकार कह रही है, लेकिन साल 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के कार्यकाल में चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया था। ये सच सभी को पता है। आज राहुल गांधी को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 1962 के युद्ध से पहले जवाहरलाल नेहरू को कई नेताओं ने चीन को लेकर चेतावनी दी थी कि उनकी नीति देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन नेहरू ने इन सभी चेतावनियों को नजरअंदाज किया और बाद में साल 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया। उस युद्ध में हमारे देश ने लद्दाख में 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन गंवा दी। चीन ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया था। चीन ने भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसमें लद्दाख के अंदर 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने साल 1962 से कब्जा किया हुआ है। आपको यह जरूर पता होगा कि तब इस देश में किसकी सरकार थी और किसकी गलती की सजा भारत अब तक भुगत रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में भी चीन ने 5,180 वर्ग किलोमीटर का इलाका जो भारत का है उस पर भी कब्जा किया हुआ है। भारत के दुश्मन पाकिस्तान ने यह जमीन अवैध तरीके से चीन को दी है। यह कब्जा भी किसके कार्यकाल में हुआ, यह पूरे देश को पता होगा, लेकिन राहुल गांधी को नहीं पता। चीन ने उस वक्त भारत के जितनी जमीन पर कब्जा किया था वो आकार में स्विट्जरलैंड के क्षेत्रफल के बराबर है। जिस समय नेहरू पंचशील समझौते और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद कर रहे थे, उस समय कई नेताओं ने उन्हें चीन को लेकर आगाह किया था। साल 1954 में राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नेहरू के इस फैसले की आलोचना की थी और आगाह किया था कि इस गलती की वजह से चीन भारत को घेर लेगा। 26 अगस्त 1954 को राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत को पूरी तरह से घेर लिया गया है। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देश हैं और दूसरी तरफ तिब्बत पर चीन का कब्जा स्वीकार करके नेहरू जी ने एक तरह से चीन का बॉर्डर भारत के करीब लाने में मदद की है। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर आज इससे भारत को खतरा नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आगे भी खतरा नहीं होगा, क्योंकि जिसकी आदत आक्रमण की होती है वो कभी अपनी आदत नहीं छोड़ता। भीमराव अंबेडकर के अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन अध्यक्ष एमएस गोलवलकर, राम मनोहर लोहिया और सी राजगोपालाचारी ने भी चीन को लेकर नेहरू की नीतियों पर चिंता जताई थी, लेकिन नेहरू उस समय इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन का समर्थन कर रहे थे। नेहरू जी चीन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन चीन भारत के खिलाफ युद्ध की योजनाओं में जुटा हुआ था। नेहरू को देश के नेताओं ने चीन को लेकर आगाह भी किया था, लेकिन नेहरू बेफिक्र थे। 20 अक्टूबर 1962 चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर एक साथ हमला कर दिया। करीब 1 महीने तक चले युद्ध में भारत को हार मिली।
भारत के 3,25,000 सैनिक शहीद हो गए और चीन ने भारत की करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। 1962 में सितंबर और अक्टूबर के महीनों में चीन भारत पर हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन 8 सितंबर 1962 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कॉमनवेल्थ देशों के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने देश के बाहर चले गए। वो 2 अक्टूबर को भारत लौटे और फिर 12 अक्टूबर को श्रीलंका चले गए। वहां से 16 अक्टूबर को यानी युद्ध शुरू होने से सिर्फ 4 दिन पहले भारत वापस आए। इतना ही नहीं, देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन भी 17 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क चले गए और युद्ध शुरू होने से 20 दिन पहले यानी 30 सितंबर 1962 को भारत वापस लौटे। यहां तक कि तब भारतीय सेना के उस समय के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिज मोहन कौल को भी कश्मीर में छुट्टियां वो मना रहे थे, जहां से वो युद्ध शुरू होने से 18 दिन पहले यानी 2 अक्टूबर को लौटे थे। यानी उस समय की सरकार और ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं था कि चीन सीमा पर हो रही छोटी मोटी झड़प को एक बड़े युद्ध में बदलने की तैयारी कर रहा है। 24 अक्टूबर 1962 तक चीन भारत में 15 किलोमीटर अंदर तक आ चुका था। युद्ध शुरू होने के 2 से 3 दिन के अंदर ही चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक पहुंच गया और उस पर कब्जा भी कर लिया। उधर लद्दाख में भी इतने ही समय में चीन ने गलवान, पेंगोंग लेक और चुशुल जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया था। तो एक चीज साफ है कि जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं चीन को लेकर नेहरू जी की गलतियों की गवाही देता है, जिसकी वजह से आज चीन से हमारा सीमा विवाद है। चीन को लेकर नेहरू के बाद की कांग्रेस सरकार भी काफी नरम रही। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति नरम रुख रखती थी। चीन के प्रति नरम रुख का ही नतीजा था कांग्रेस शासनकाल में एलएसी के नजदीक बॉर्डर एरिया में किसी तरह का निर्माण करने से सरकार हिचकती थी। आपकी सरकार की ऑफिशियल लाइन थी कि भारत चीन की सीमा पर लद्दाख से अरुणाचल तक सड़कें नहीं बनानी है, पुल पुलिया नहीं बनाने हैं, क्योंकि उससे चीन इरिटेट होगा। और मैं आपसे कहूंगा एक बार देख लीजिए, आपके माननीय रक्षा मंत्री उस समय के एके एंथोनी का स्टेटमेंट है संसद के अंदर कि वी डोंट वांट टू इरिटेट चाइना बाय इरेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता एके एंटनी का नाम लिया है। वो यूपीए 1 में 2.5 साल के लिए और यूपीए 2 में 5 साल तक रक्षा मंत्री रहे हैं। साल 2013 में संसद में भाषण के दौरान एके एंटनी ने साफ साफ कहा था कि चीन की सीमा पर सरकार जानबूझकर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाती। तब एंटनी ने कहा था कि बॉर्डर पर जानबूझकर निर्माण नहीं किया जाता, इससे बॉर्डर ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। एंटनी ने संसद में स्वीकार किया था कि एलएसी पर जाने के लिए सड़कें ही नहीं थी। सुनिए 2013 का एंटनी का वो बयान। Independent India, many years as a policy on border, the best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So as a result, now they have gone ahead of us. Compared to us infrastructure-wise, capability-wise, in the border areas, they are ahead. Admit that. It's a part of history. तो एंटनी साफ साफ कह रहे थे कि चीन बॉर्डर पर निर्माण में हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा आगे है और भारत बरसों से इसमें पीछे रहा है। मतलब चीन को लेकर गलतियां एक के बाद एक कांग्रेस शासनकाल में होती रहीं और अब राहुल गांधी दोषारोपण का काम मोदी सरकार पर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो पुराने मामले रहे हैं, जो कि अतीत की गलतियां हैं, राहुल गांधी उन पर नजर डालने के बजाय मोदी सरकार को कोस रहे हैं। राहुल गांधी शनिवार को बाइक से लेह लद्दाख पहुंचे थे। उनके साथ बाइक राइडिंग में कई लोग शामिल थे। शनिवार को बाइक से ही पेंगोंग लेक तक वे पहुंचे थे। कांग्रेस ने राहुल गांधी की जो फोटो शेयर की, उसमें लेह लद्दाख की शानदार सड़क दिख रही है। इस फोटो के सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में क्या लिखा था, आपको दिखाते हैं। रिजिजू ने लिखा, पीएम मोदी ने लद्दाख में जो शानदार सड़कें बनाई हैं, उन्हें प्रचारित करने के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद। पहले उन्होंने ये भी दिखाया कि कश्मीर घाटी में पर्यटन कैसे फल फूल रहा है। सभी को याद दिलाया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज लाल चौक पर शांति से फहराया जा सकता है। किरेन रिजिजू ने साल 2012 का एक वीडियो ट्वीट किया,
जिसमें पैंगोंग लेक जाने वाली सड़कें खराब हालत में दिख रही हैं। दरअसल बीजेपी ने यह बताने की कोशिश की कि चीन बॉर्डर से लगने वाले जिस लेह लद्दाख को कांग्रेस की सरकार ने अपने हाल पर छोड़ दिया था, वहां मोदी सरकार ने विकास की नई कहानी लिखी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO, जिसका काम सरहद के किनारे सड़कों को बनाने की जिम्मेदारी होती है, उसने सिर्फ 5 साल में लद्दाख में 43 सड़कों का निर्माण किया। इनकी कुल लंबाई 3140 किलोमीटर है। वहीं बीते 5 साल में अरुणाचल प्रदेश में 64 सड़कों का निर्माण हुआ है, जिनकी कुल लंबाई 3097 किलोमीटर है। अब BRO पूर्वी लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने जा रही है। 19,400 फीट की ऊंचाई पर लिकरू, मिगला और फुकचे को जोड़ने वाली सड़क का काम शुरू हो गया है। इससे किसी भी आपात स्थिति में जल्द से जल्द सैनिकों की तैनाती करने में मदद मिलेगी। पूर्वी लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची बाइलेन सुरंग भी तैयार है। जल्द ही प्रधानमंत्री इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पूर्वी लद्दाख में ही न्योमा एयरफील्ड भी बनाया जा रहा है, जो अगले साल के अंत तक तैयार हो जाएगा। तैयार होने पर यह दुनिया की सबसे ऊंची एयरफील्ड में से एक होगा। मतलब जो कांग्रेस बॉर्डर के किनारे सड़कों को बनाने में यकीन नहीं रखती थी, वो काम मोदी सरकार ने कर दिखाया है। और इसी को लेकर के जो मौजूदा सरकार है, वो कांग्रेस को घेरती है, राहुल गांधी पर पलटवार करती है। गलवान की घटना के बाद भारत ने चीन को उसी के अंदाज में जवाब दिया था। LAC पर सेना की बड़ी तैनाती की गई थी। आर्मी और वायुसेना के साथ पैंगोंग झील में नेवी की भी तैनाती की गई थी। आपको बताते हैं कि आखिर गलवान के बाद लद्दाख में भारतीय सेना ने क्या-क्या तैयारी की हुई थी। गलवान के बाद पूर्वी लद्दाख में 68,000 सेना के जवानों की तैनाती की गई थी। पूर्वी लद्दाख में एयर मिसाइल सिस्टम QRSAM की तैनाती की गई थी। फाइटर जेट सुखोई 30 MKI, जागुआर, मिराज 2000 को तैनात किया गया था। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए थे। T-90 और T-72 टैंक भी तैनात किए गए थे। होवित्जर, M777 और बोफोर्स तोप की तैनाती भी की गई थी। चीन से तनाव के बाद ही भारत ने रफाल विमानों का बड़ा बेड़ा अंबाला और हासीमारा एयरबेस पर तैनात किया था। सेना ने अभी भी पूर्वी लद्दाख में अपनी तैनाती बहुत कम नहीं की है। हाल ही में भारत ने लद्दाख में युद्धाभ्यास किया और चीन को चेतावनी दी कि लद्दाख में उसकी किसी भी साजिश का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है।